बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, काफ़ी दिनों से कुछ दोस्तों के सवालात भी आ रहे थे, सजेशंस भी आ रही थी, रिक्वेस्ट भी आ रही थी। वो बहुत ही अहम एक टॉपिक है जिसके बारे में हर इंसान का जानना लाज़िम है। उसके बारे में काफ़ी सारे दोस्तों का पैगाम मिला है, तो आज मैंने सोचा कि आप सब दोस्तों को इस एक अहम टॉपिक के बारे में तफसीली तौर पे आगाह करूं, उसकी शरई, इस्लामी और क़ानूनी हैसियत के बारे में आगाह करूं और तमाम तर दोस्तों को उसके हक़ाइक़, फ़रज़ और उसका अमल करने के बारे में बताऊं। जी जनाब, वरासत के बारे में आज हम बात करेंगे कि वरासत क्या है, वरासत के हक़दार कौन है, वरासत में किस तरह की तक़सीम होती है। तो आज हम डिटेल में तफसील के साथ सिर्फ़ और सिर्फ वरासत के बारे में जानेंगे कि हकीकी वारसान कौन है, और तर्क किया जाए, किसी को आग किया जाए तो उसकी क्या हैसियत है, वालिद या वारिस के मौजूदगी में तक़सीम जायदाद का क्या सूरत हाल है, और वफ़ात के बाद कौन कितना हक़दार है, किसका क्या हिस्सा बनता है। तो आज का टॉपिक हमारा सिर्फ़ और सिर्फ वरासत के हवाले से है। तो हम टॉपिक की डिटेल की तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम सुनने वाले दोस्तों को, देखने वाले दोस्तों को अर्ज़ करूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटे के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। जी नाज़रीन, हम जा रहे हैं हकूक़ मिरास के मुतालिक चंद मसाइल हैं। मिरास मतलब विरासत में हक़दारी, हिस्सादारी। तो मिरास का लफ्ज़ जहाँ पे आएगा आपने उसको वरासत ही तस्वर करना है। तो जो इसके मुतालिक मसाइल हैं वो दुनियादारी में हों या दीनदारी में हों, वो मैं आपको बड़ी तफसील से बताऊँगा। मिरास से मुतालिक अहकाम वफ़ात के बाद के हैं। ज़िंदगी में अगर कोई शख्स बहालत सेहत औलाद में माल और जायदाद तकसीम करना चाहे तो उसकी बेहतर सूरत यह है कि बेटे और बेटी को मसावी यानी कि बराबर की शराकत के तौर पर हिस्सा दे दे। अपनी हयात में अगर कोई वालिद जायदाद की तकसीम करें तो उसका बेहतरीन तरीका ये बताया गया है कि वो बेटे और बेटी को बराबर हिस्सा दे, और अगर औलाद में किसी को इसके तकवा या दीनदारी या हाजतमंदी या वालिदैन की खिदमत गुजारी की वजह से निस्बतन ज़्यादा हिस्सा दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं। और अगर औलाद बेदीन, फासिक, फाजिर हो और माल देने की सूरत में भी उसकी इस्लाह की उम्मीद ना हो तो उन्हें सिर्फ़ इतना माल के जिससे वो ज़िंदा रह सकें देने के बाद बकिया माल अमूर खैर में ख़र्च करना अफजल है। तो ये नाज़रीन, आपने बात बड़ी वाज़ेह मैंने बता दी और आपने समझ भी ली होगी यकीनन कि वालिद अपनी हयात में अगर जायदाद तरका की तकसीम फरमाते हैं, करते हैं, तो उनको चाहिए कि बेटा और बेटी में बराबरी की सतह पर तकसीम कर दें। और अपनी औलाद जो है अगर कोई ज़्यादा लाडला है या ज़्यादा खिदमत गुजार है या ज़्यादा दीनदार है तो उसको निस्बतन ज़्यादा भी दे सकते हैं। अगर कोई नाफरमा बरदार है, गुनाहगार है, फासिक है, फाजिर है, तो उसको इतना ज़रूर देना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। और इसके बाद जो अफजल तरीन तरीका बताया गया वो अल्लाह के रास्ते पर ख़र्च करने का बताया गया। खुलासा ये है कि ज़िंदगी में बहालत सेहत तो इख्तियार है, लेकिन मौरिस के मरने के बाद किसी वारिस को महरूम नहीं किया जा सकता। ये बात भी वाज़ेह हो गई कि वो अपनी हयात में तो जिस तरह तकसीम करना चाहें वो मालिक होंगे और ख़ुद मुख्तार होंगे कि वो जिस तरह तकसीम करना चाहें कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी गुजारने के बाद जब वो वफ़ात पा जाएंगे तो फिर जो एक शरई तरीका है और क़ानूनी तरीका है, उस तरीके के तहत किसी भी वारिस को जायदाद के हिस्सेदारी से महरूम नहीं किया जा सकता। आँख करना जो है
इसके बारे में आपको बता दूं, चूँकि मरने के बाद वारिस के इस्तेहकाक ख़ुद जो है वो ख़त्म हो जाता है। जो वारिस है उसका इस्तेहकाक हयात तक है, हयात के बाद उनका जो ख़ुद मुख्तारी का इस्तेहकाक है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए अगर किसी मोरिस ने आकनामा भी तहरीर कर दिया कि मैं अपने फ़लाँ वारिस से, बेटा हो या बेटी या कोई और शरई वारिस हो, किसी वजह से नाराज़ हूँ, वो मेरे माल और तरका से महरूम रहेगा, मैं उसको आग करता हूँ, तब भी वो शरन महरूम नहीं होगा। जब वारिस वफ़ात पा जाता है तो उनका जो वो आकनामा है वो बेसूद हो जाएगा, उस आकनामे की कोई हैसियत नहीं रहेगी और उसका मुकर्रर हिस्सा जो वारिस का होगा उसको मुकम्मल शरई और कानूनी तौर पे मिलेगा। लिहाजा किसी भी वारिस को महरूम करना हराम है। ऐसी तहरीर का शरन कोई एतबार भी नहीं है, शरई तौर पे उस आकनामे का कोई एतबार नहीं होगा। अलबत्ता नाफरमान बेटे या किसी दूसरे फासिक को फाजिर वारिस को महरूम करने का तरीका ये है कि ये शख्स अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के ज़माना में कुल माल व मता दूसरे वर्सा में शरई तौर पर तकसीम करके अपनी मलकियत से खारिज कर दे, तो उस वक्त कुछ तरका ही बाकी न रहेगा, तो ना मिरास जारी होगी ना किसी को हिस्सा मिलेगा। हयात में तर्क किया जा सकता है, वफ़ात के बाद किसी को आक नहीं किया जा सकता। तरका क्या होता है? वो तमाम जायदाद मनकूला या गैर मनकूला जो मैयत को विरसा में मिली हो या ख़ुद कमाई हो, बशमूल तमाम काबिल वसूल कर्जा जात तरका कहलाती है। जो चीज़ मैयत की मुल्क में ना हो बल्कि कब्ज़ा में हो वो तरका नहीं है। मसलन मैयत के पास किसी ने कोई अमानत रखी थी तो वो तरका में शामिल ना होगी, बल्कि जिसने रखवाई थी उसको मन वन उसी तरह वापस की जाएगी। वारिस कौन है? हर खूनी रिश्तेदार और खावंद बीवी जो मैयत की वफ़ात के वक्त ज़िंदा हो, नीज़ हमल का बच्चा, सब वारिस कहलाते हैं। एक बंदा फौत हो जाता है और उसकी बीवी को हमल होता है, तो जब वो बच्चा पैदा होगा तो वो भी वारिस कहलाएगा। काबिल तकसीम तरका क्या होता है? जिसको तकसीम किया जाए जो जायदाद, वो कौन सी है वो आपको बता दूं। सबसे पहले मैयत के दफन तक होने वाले ज़रूरी अखराजात उसके तरका से निकाले जा सकते हैं। मसलन कफ़न, कब्र की खुदाई की उजरत, अगर ज़रूरत पड़े तो कब्र के लिए जगह ख़रीदना वगैरह, ये सब अमूर तजहीज़ में दाखिल हैं। ये अखराजात तरका से निकाले जा सकते हैं। इसके अलावा गैर शरई अमूर मसलन इमाम के लिए मुसल्ला ख़रीदना वगैरह, ये तरका से नहीं निकाले जाएंगे। तजहीज़ के अखराजात में ना तो फजूल ख़र्ची की जाएगी और ना बुख्ल। इसके बाद बाकी माल से मैयत के ज़िम्मा वाजिबुल अदा कर्ज़ सबसे पहले अदा किए जाएंगे। बीवी का महर खावंद के ज़िम्मा कर्ज़ है, अगर अभी तक अदा नहीं किया गया तो सबसे पहले वो तरका अदा किया जाएगा। उसके बाद बाकी माल से जैद वसीयत 1/3 तक अदा की जाएगी। अगर वफ़ात पाने वाले ने कोई वसीयत कर रखी हो और वो जायज़ हो शरन कानूनन, तो वो जो कुल जायदाद होगी उसका 1/3 हिस्सा तक वसीयत के मुताबिक अदा की जाएगी। ये 3 काम करने के बाद जो बाकी बच जाए वो काबिल तकसीम तरका है। अब शरई ज़ाब्ता के मुताबिक जिस वारिस का चाहे वो मर्द हो या औरत, जितना हिस्सा बनता हो दे दिया जाए और जो वारिस शरई ज़ाब्ता के मुताबिक महरूम होता हो उसको महरूम कर दिया जाए। अब एक यहाँ पे एक सवाल अमूमन आता है फैमिली कोर्ट्स में कि रुख्ती हुई नहीं, तो उसके बारे में सवाल आता है कि एक निकाह हो गया और रुख्ती नहीं हुई और बंदा वफ़ात पा जाता है, तो रुख्ती से पहले भी वरासत मिलेगी कि नहीं। तो इसमें आप सुन लें कि अगर किसी लड़की और लड़के के आपस में मंगनी हुई हो और निकाह भी हो गया लेकिन अभी तक रुख्ती नहीं हुई थी कि लड़का यानी खावंद फौत हो गया, तो तब भी वो लड़की उस लड़के के माल से बतौर बीवी वरासत की हकदार होगी। निकाह हो गया,
शरई तौर पे वो बीवी बन चुकी है, इस दौरान रुखसती नहीं हुई और ख़ावंद फौत हो जाता है, तो वो बेवा खातून जो है वो शरई तौर पे वारिस है। मुँह बोला बेटा या बेटी, अमूमन आजकल बहन भाई या रिश्तेदार किसी लावालिद बंदे को, अपने रिश्तेदार को जिसकी औलाद नहीं होती या किसी का बेटा नहीं होता या बेटी नहीं होती, तो एक दूसरे को दे देते हैं और वो मुँह बोला बेटा या बेटी होता है। उसके बारे में ये हुक्म है कि अगर मैयत के वारसों में बाज़ नाबालिग बच्चे हों और वो अपने हिस्सा में से कुछ सदका, खैरात या हदिया करने की इजाज़त दें, तो उनकी इजाज़त का कोई एतबार नहीं। किसी मर्द या औरत ने किसी लड़के या लड़की को मुँह बोला बेटा या बेटी बना लिया, तो वो लड़का या लड़की उस मर्द या औरत के तरका से हक़ विरासत नहीं पाएंगे। और यहाँ मैं आपको बताता जाऊँ कि कुरान मजीद में भी एक जगह हुक्म आया है कि अगर आपको नहीं मालूम तो आपको इल्म होना चाहिए कि आप किसी भी ले पालक बच्चे को अपनी वल्दियत नहीं दे सकते, वरासत में हिस्सा नहीं दे सकते। तो कानून में भी यही है कि मुँह बोला बेटा या बेटी या ले पालक बच्चों को आप वल्दियत और वरासत नहीं दे सकते। नाबालिग वारसों का हक़ वरासत में क्या है? अगर मैयत के वारसों में बाद नाबालिग बच्चे हों और अपने हिस्सा में से कुछ सदका खैरात हदिया करने की इजाज़त दें, तो उनकी इजाज़त का कोई एतबार नहीं जब तक वो बालिग नहीं होते। तकसीम जायदाद के बाद सिर्फ बालिग वारसैन अपने अपने हिस्सा से खैरात वगैरह कर सकते हैं। बालिग होने से पहले ये जो है हिस्सा में से खैरात सदका नहीं हो सकता। और मसला तखारुज जो है, अगर कोई वारिस दूसरे वारसों की रज़ामंदी से इस शर्त पर अपना हक़ वरासत छोड़ दे कि उसको कोई ख़ास चीज़ वरासत में से दे दी जाए, तो ये शरन जायज़ है। मसलन एक मकान या एक कार ले ले और बाकी तरका में से अपना हिस्सा छोड़ दे, या खामद ने अपने मरने वाली बीवी का हक़ महर ना दिया तो उसके बदले अपना हिस्सा वरासत बीवी के तरका से उसको मिलता जुलता भी दिया जा सकता है। पेंशन की रकम की तकसीम है, मैयत के वजीफ़ा या पेंशन के बकाया जात जो उसकी मौत के बाद वसूल हों, उनको भी दूसरे तरका की तरह तकसीम करेंगे। लेकिन अगर मौत के बाद पेंशन जारी रही, जिसको फैमिली पेंशन कहते हैं, तो सरकारी कागजात में जिसका नाम पेंशन दर्ज होगी सिर्फ वही वसूल करने का हकदार होगा। मैयत के फौत शुदा नमाज और रोज़े का फ़िदिया है, इसके बारे में भी जो अहकामात हैं वो भी आप सुन लें। जो शख्स के ज़िम्मा नमाज या रोज़े या ज़कात हज वाजिब और उस पर मौत की अलामतें ज़ाहिर होने लगें, तो वो वाजिब है कि वो अपने वारसों को वसीयत कर जाए कि मेरी तरफ से नमाज रोज़ा वगैरह का फ़िदिया अदा करें और ज़कात हज अदा करें। लेकिन ये वसीयत जायदाद तरका के 1/3 से ज़्यादा वारसों की रज़ामंदी के बग़ैर अमल में नहीं लाई जा सकती। तक़सीम मिरास में ताख़ीर ना कीजिए, वरना हज़रत सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया है कि मुफलिस औरतों से निकाह सिर्फ इस नीयत से कर लेते थे कि हमारे मरने के बाद मिरास में हिस्सादार ना बन जाएं, हिस्सादार बन जाएं। ये गोया मुफलिस ख़वातीन से इज़हार हमदर्दी का बावकार अंदाज़ था। और जो मिरास है उसको तकसीम करने में कोई देर नहीं करनी चाहिए विरासत में। अब वरासत क्या है? वरासत एक गैर अख्तियारी इंतकाल मलकियत है, जिसके ज़रिए एक मुतवफ़ी जो फौत हो गया उसका तरका उसके वर्सा के हक़ में बतरीक जानशीनी मुंतकिल हो जाता है। तरका एक मुसलमान की जायदाद मनकूला और गैर मनकूला उसकी वफ़ात के बाद तरका या मतरूका जायदाद कहलाती है। मोरिस वो शख्स जो कोई जायदाद मनकूला या गैर मनकूला छोड़कर फौत हो जाए उसे मोरिस कहते हैं। अजदाद उनमें दादा दादी, नाना नानी और दादी के बाप और नाना नानी की माँ बाप वगैरह शामिल हैं। जद सही ऐसा वारिस मर्द जिसके औलाद में औरत की तवस्सुत के बगैर मैयत का शुमार हो, मसलन दादा परदादा। जद फासिद वो मर्द वारिस जिससे मैयत का रिश्ता किसी औरत की तवस्सुत से हो, मसलन नाना पर नाना वगैरह।
जदा सही ऐसी मुअन्नस जदी जिसका मुतवफ़ी के साथ रिश्ते की जद फासद की वास्ता से ना हो, मसलन नानी, नानी की माँ, दादी की माँ। जद्दा फासदा ऐसी मुअन्नस जदी जिनका मुतवफ़ी के साथ रिश्ता किसी जद फासद के वास्ता से हो, मसलन दादी की दादी, नाना की माँ। पिदरी भाई बहन ऐसे बहन भाई जिनका बाप एक और माँ अलग अलग हो, सौतेली माँ जिसे कहते हैं। मादरी बहन भाई ऐसे बहन भाई जिनका माँ एक और बाप अलग अलग हो। हकीम की बहन भाई ऐसे बहन भाई जिनकी माँ और बाप एक हो, यानी मुतवफ़ी के हकीकी वालिदैन की औलाद। फ़रूए मैयत वो वारिस जो मैयत के औलाद में से हो, फ़रूए मैयत कहलाते हैं। फ़रूए करीबा करीब की औलाद मसलन बेटा बेटी। फ़रूए बैद दूर की औलाद मसलन पोता पोती। और इसके साथ मैं आपको अब बताऊं कि मिरास की शराइत क्या है। इसकी 3 अक़साम हैं। मोरिस के हकीकी या हकमी मौत का सबूत, मोरिस की मौत के बाद वारिस के हकीकी या हकमी हयात का सबूत, कराबत की नौइयत और दर्जा जिसमें मोरिस और वारिस जमा हो। मौजबात वरासत शरअ इस्लाम के मुताबिक मौजबात वरासत 2 हैं, नस्ब और सबब। नस्ब से मुराद वो हकीकी कराबत है जो मोरिस और वारिस के दरमियान बज़रिया सलब कायम होती है, खा वो कराबत अकरार कुनिंदा की इकरार से ही क्यों ना साबित हो। निस्बत कराबत की 3 अक़साम हैं जो मैयत की तरफ मरसूब हैं, यानी मैयत की औलाद, वालिदैन और अजदाद और बहन भाई चचा वग़ैरह। सबब ज़ौजियत वो ताल्लुक़ है जो मैयत और वारिस के दरमियान बज़रिया निकाह सही कायम हुआ हो, बशर्ते कि यह मोरिस की वफ़ात के वक्त भी कायम हो। निकाह फासिद और निकाह बातिल की सूरत में माबैन ज़ौजैन मिरास जारी नहीं होगी। वर्सा नस्बी की इक़साम ज़ुल फ़रूज़, असबात, ज़ुल अहराम। ज़ौजा के तरका में शोहर की मिरास क्या हो सकती है। अगर ज़ौजा मुतवफ़िया की कोई औलाद ना हो तो शोहर को कुल तरका का निस्फ़ मिलेगा। अगर ज़ौजा मुतवफ़िया की औलाद मौजूद हो तो शोहर को कुल तरका का 1/4 हिस्सा मिलेगा। ज़ौजा की औलाद में बेटा बेटी, पोता पोती या पोते का बेटा या बेटी या पोता पर पोती शामिल हैं, खा वो कितने ही ज़ेरी पुश्त में हों। शोहर जो है इसकी ये तकसीम है। एक औरत ने अपने पीछे शोहर, माँ, 2 हकीकी बहनें, 2 अखियाफ़ी बहनों को छोड़ा। इस सूरत में असल मसला 6 से 10 की तरफ तकसीम है। शोहर को बजाय 3/6 के 3/12 हिस्सा मिलेगा। माँ को 1/10 मिलेगा। हकीकी बहनों को 4/10 हिस्सा मिलेगा और अखियाफ़ी बहनों को 2/10 हिस्सा मिलेगा। शोहर के तरका में ज़ौजा की मिरास। अगर मुतवफ़ी शोहर की औलाद और औलाद ना हो तो ज़ौजा को कल तरका का 1/4 हिस्सा मिलेगा। अगर किसी मुतवफ़ी मर्द की औलाद ना हो तो उसकी ज़ौजा बेवा को जो तरके का हिस्सा है वो 1/4 हिस्सा मिलेगा। अगर शोहर की औलाद दर औलाद हो तो ज़ौजा को 8वां हिस्सा मिलेगा। इस्तेहकाक मिरास के लिए ज़ौजा की 2 हालतें हैं। ये कि मैयत के कोई औलाद मौजूद ना हो, ये कि औलाद मौजूद हो, खा वो औलाद मैयत के किसी भी ज़ौजा से हों, जहाँ हिस्सों का तकर्रुर सिर्फ रिश्ता की बुनियाद पर है। अब आगे आपको बताऊं कि ज़ौजा की मिरास की शराइत क्या है। शोहर की वफ़ात के वक्त निकाह हकीकतन कायम हो। अगर शोहर ने बहाल सेहत ज़ौजा को तलाक अजमी दी और अभी वो इद्दत में था कि उस मर्द का इंतकाल हो गया तो वो औरत उस मर्द की वारिस होगी। ये बात वाज़ेह हो गई कि एक बंदे ने अगर तलाक दी है और ख़ातून इद्दत में है और उस इद्दत के दौरान वो शौहर फौत हो गया तो वो औरत अपने वरासत का हिस्सा लेने की हकदार है। इसके साथ मैं आपको बताऊं कि इसमें हिस्से के तकसीम जो है वो आपको बताता हूँ कि वो किस तरह है और कौन कौन वरासत के हकदार हैं और वो किस तरह ले सकते हैं। अगर मुतवफ़ी के वारसान में बहन, माँ और दीगर वारसान शामिल हों तो बहन को 1/2 हिस्सा, माँ को 1/3 हिस्सा,
बाकी वारसान को 1/6 हिस्सा। अगर वर्षा में बहन और भाई मौजूद हों तो बहन को 1/3, भाई को 2/3। वर्षा में सिर्फ वालिद मौजूद हो तो वालिद को कुल जायदाद मिलेगी, वो कुल जायदाद के मालिक होंगे। वर्षा में पोता और पोती मौजूद हों तो पोता 2 हिस्सा, पोती 1 हिस्सा। वर्षा में सिर्फ एक पोती हो तो पोती 1/2 हिस्सा। वर्षा में सिर्फ पोता मौजूद हो तो पोता मुकम्मल जायदाद का मालिक होगा। एक बंदा दादा है, उसका बेटा फौत हो जाता है, सिर्फ वर्षा में पोता है तो पोता मुकम्मल जायदाद का मालिक होगा। वर्षा में बहनें और दीगर वर्षा मौजूद हों तो बहनें 2/3 हिस्सा बराबर हासिल करेंगी, बकिया वर्षा जो है 1/3 हिस्सा लेंगी। वर्षा में बहनें, माँ और दीगर वर्षा मौजूद हों तो बहनें 2/3 हिस्सा बराबर, माँ 1/6 हिस्सा, बकिया वर्षा जो होंगे वो बकिया जायदाद का 1/6 हिस्सा। वर्षा में पोतियाँ मौजूद हों तो पोतियाँ 2/3 हिस्सा बराबर। वर्षा में पोता और बेटा मौजूद हो तो पोता 1/2 हिस्सा, बेटा भी 1/2 हिस्सा। मतलब पोता और बेटा हिस्सा बराबर वसूल करेंगे। वर्षा में बहनें, बीवी और दीगर वर्षा मौजूद हों तो बहन 2/3 हिस्सा, बीवी 1/4 हिस्सा, बकिया वर्षा 1/12 हिस्सा के तरतीब से वरासत हासिल करेंगे। वर्षा में बेवा, बेटियां और दीगर वर्षा हों तो बीवी 1/8 हिस्सा, बेटियां 2/3 हिस्सा बराबर की सतह पे, बकिया वर्षा 5/24। वर्षा में बाप और बेवा मौजूद हो तो वालिद साहब 3/4 हिस्सा, बेवा 1/4 हिस्सा। वर्षा में बहन और बेटे का बेटा यानी पोता हो तो बेटे का बेटा यानी पोता कुल जायदाद का मालिक होगा। वर्षा में बहनें और बेटियां हों तो बहनें 1/3 हिस्सा बराबर की सतह पे और बेटियां 2/3 हिस्सा बराबर की सतह पे। ये उन लोगों के लिए है कि जिनकी सिर्फ बेटियां होती हैं, उनके लिए ये पैगाम है कि जब वो वफ़ात पाते हैं तो उनकी बेटियों को 2/3 हिस्सा मिलता है, बाकी जो जायदाद है वो बाकी वर्षा में तकसीम हो जाती है। वर्षा में सिर्फ बेटा मौजूद होगा तो बेटा तमाम जायदाद का मालिक होगा। वर्षा में एक पोती, बेटियां और दीगर वर्षा हों तो पोती भी 1/6 हिस्सा लेगी, जो बेटियां हैं वो 2/3 हिस्सा बराबर तकसीम लेंगी, दीगर वर्षा जो होंगे वो 1/6 हिस्सा। वर्षा में 2 या ज़ायद पोतियां और बेटियां हों तो पोतियां फिर 1/3 हिस्सा, बेटियां 2/3 हिस्सा। वर्षा में एक पोती और एक बेटी मौजूद हुई तो पोती 1/6 हिस्सा लेगी, बेटी 1/2 हिस्सा लेगी, बाकी दीगर वर्षा जो होंगे वो 1/3 हिस्सा लेंगे। वर्षा में एक चचा और बहनें मौजूद हों तो चचा 1/3 हिस्सा, बहनें 2/3 हिस्सा बराबर की सतह पे। वर्षा में वालिद और पोती हो तो वालिद 1/2 हिस्सा, पोती भी 1/2 हिस्सा। वर्षा में वालिद और पोता हो तो वालिद 1/6 हिस्सा, पोता 5/6 हिस्सा। वर्षा में वालिद और खावंद हो तो वालिद 1/2 हिस्सा और खावंद भी 1/2 हिस्सा। वर्षा में बेवा और बेटी हो तो बेवा 1/8 हिस्सा, बेटी 1/2 हिस्सा। दीगर वर्षा 9/24 के तहत तकसीम करेंगे। वर्षा में वालिद और 2 या ज़ायद बेटियां हों तो वालिद 1/3 हिस्सा, बेटियां 2/3 हिस्सा बराबर की सतह पर तकसीम करेंगे। वर्षा में सिर्फ माँ हो तो माँ 1/3 हिस्सा लेंगी, बाकी दीगर वर्षा में 2/3 हिस्सा तकसीम होगा। वर्षा में एक बाप और एक बेटा हो तो बाप 1/6 हिस्सा, बेटा 5/6 हिस्सा। वर्षा में माँ और बाप हो तो माँ 1/3 हिस्सा, वालिद 2/3 हिस्सा। वर्षा में माँ और एक बेटा हो तो माँ 1/6 हिस्सा, बेटा 5/6 हिस्सा। वर्षा में एक भाई और माँ हो तो भाई 2/3 हिस्सा, माँ 1/3 हिस्सा। वर्षा में भाई और 2 से ज़ायद बेटियां हों तो भाई 1/3 हिस्सा, बेटियां 2/3 हिस्सा। वर्षा में भाई और बीवी हो तो भाई 3/4 हिस्सा लेंगे और बीवी 1/4 हिस्सा लेंगी। वर्षा में भाई और पोती हो तो भाई 1/2 हिस्सा, पोती भी 1/2 हिस्सा। वर्षा में दादा और माँ हो तो
दादा 2/3 हिस्सा, माँ 1/3 हिस्सा। ये पिछले दिनों एक दोस्त ने सवाल पूछा था, तो अगर वो ये वीडियो सुनेंगे तो उनके लिए ये जवाब है कि वर्सा में दादा और माँ हों तो दादा 2/3 हिस्सा, माँ 1/3 हिस्सा। वर्सा में दादा और बेवा हो तो दादा 3/4 हिस्सा, बेवा 1/4 हिस्सा। वर्सा में सिर्फ वालिद हों तो वालिद साहब तमाम तर जायदाद के मालिक होंगे। वर्सा में दादी और चचाजाद भाई हों तो दादी 1/6 हिस्सा, चचाजाद भाई कज़न जिसे कहते हैं वो 5/6 हिस्सा। वर्सा में दादी और बहन हो तो दादी 1/6 हिस्सा, बहन 1/2 हिस्सा। दीगर वर्सा 1/3 हिस्सा में जाएंगे। वर्सा में चचाजाद भाई और बहनें हों तो चचाजाद भाई भी 1/3 हिस्सा लेगा, बहनें भी 2/3 हिस्सा बराबर तकसीम करेंगी। वर्सा में दादी और बेटा हो तो दादी भी 1/6 हिस्सा लेगी और बेटा भी 5/6 हिस्सा लेगा। वर्सा में नानी और चचा हो तो नानी को भी 1/6 हिस्सा मिलेगा और चचा भी 5/6 हिस्सा लेंगे। वर्सा में नानी और भाई हों तो नानी 1/6 हिस्सा, भाई 5/6 हिस्सा। वर्सा में नानी और दादा हों तो नानी 1/6 हिस्सा, दादा 5/6 हिस्सा। वर्सा में नानी और बीवी हो तो नानी 1/6 हिस्सा, बीवी 1/4 हिस्सा। वर्सा में खावंद और दीगर वर्सा हो तो खावंद 1/2 हिस्सा, दीगर वर्सा बकिया जायदाद आपस में तकसीम करेंगे। वर्सा में बेटा हो तो बेटा कुल जायदाद का मालिक होगा। वर्सा में सिर्फ पोतियाँ और पोता या बेटियाँ हो तो कुल जायदाद, अगर पोती हो तो वो कुल जायदाद की मालिक होगी, अगर पोता हो तो वो हिस्सा बराबर कुल जायदाद के मालिक होंगे। और वर्सा में नानी और दादी हो तो नानी 1/6 हिस्सा, बाकी कुल जायदाद दादी को मिलेगी। वर्सा में बेटी, बेटा और बेवा हो तो बेटी 1/8 हिस्सा, बकिया जायदाद में से 2 हिस्से बेटे और 1 हिस्सा बेटी को मिलेगा। वर्सा में एक बेटा और 2 बेटियां हों तो बेटा 1/2 हिस्सा, बेटियां बकिया जायदाद हिस्सा बराबर तकसीम करेंगी। वर्सा में बीवी, बेटी, बाप हो तो बीवी 1/8 हिस्सा, बेटी 1/2 हिस्सा, बाप 1/6 हिस्सा। मुख्तलिफ़ सूरतों में बाप के हिस्से के तफसील ये है कि अगर बेटा या पोता वगैरह मौजूद हो तो बाप 1/6 हिस्सा, और अगर ज़ुल्फ़ुरूज़ में से दीगर कोई वारिस ना हो तो बाप मुकम्मल जायदाद का वारिस होगा। अगर मुतवफ़ी के बाप के साथ बेटियां या पोतियां मौजूद हों तो बाप 1/3 हिस्सा लेगा। अगर मुतवफ़ी की एक बेटी या पोती मौजूद हो तो बाप 1/2 हिस्सा लेगा। अगर मुतवफ़ी का खावंद भी मौजूद हो तो वो बाप 1/2 हिस्सा लेगा। अगर मुतवफ़ी की माँ और ज़ौजा मौजूद हो तो फिर भी बाप 1/2 हिस्सा लेगा। अगर मुतवफ़ी की एक बीवी या बीवियाँ मौजूद हों तो बाप 3/4 हिस्सा लेगा। अगर मुतवफ़ी का बाप ना हो तो दादा 1/6 हिस्सा लेगा। मुख्तलिफ़ सूरतों में बीवी के हिस्से की तफसील ये है कि अगर मुतवफ़ी की औलाद नरीना मौजूद हो तो बीवी या बीवियाँ 1/8 हिस्सा लेंगी। अगर मुतवफ़ी की औलाद नरीना, बेटा या बेटी वगैरह ना हो तो बीवी 1/4 हिस्सा लेगी। मुख्तलिफ़ सूरतों में खावंद के हिस्से की तफसील, बीवी की औलाद नरीना, बेटा बेटी वगैरह मौजूद हो तो खावंद 1/4 हिस्सा लेगा। बीवी की अगर औलाद ना हो तो खावंद 1/2 हिस्सा लेगा। मुख्तलिफ़ सूरतों में माँ के हिस्से की तफसील ये है कि अगर मुतवफ़ी का बेटा, बेटी, पोता, पोती या बहन भाई वगैरह मौजूद ना हो तो माँ 1/3 हिस्सा लेगी। अगर मुतवफ़ी की औलाद, बहन भाई, खावंद और बाप मौजूद हो तो माँ 1/6 हिस्सा। अगर मुतवफ़ी की बीवी और बाप मौजूद हो तो माँ 1/4 हिस्सा। मुख्तलिफ़ सूरतों में हकीकी बहनों के हिस्से की तफसील, अगर मुतवफ़ी का भाई और बेटी मौजूद हो तो बहन 1/6 हिस्सा। अगर मुतवफ़ी की एक बेटी हो तो बहन 1/2 हिस्सा। अगर बहनें एक से ज़्यादा हों और मुतवफ़ी का बेटा, पोता या बाप और दादा वगैरह मौजूद ना हो तो बहनें 2/3 हिस्सा लेंगी। अगर मुतवफ़ी की बेटियां मौजूद हों तो बहन 1/3 हिस्सा लेगी। मुख्तलिफ़ सूरतों में बेटे की हिस्से की तफसील, अगर मुतवफ़ी की बेटियां मौजूद हों तो बेटा 1/2 हिस्सा लेगा। अगर खावंद मौजूद हो तो बेटा 3/4 हिस्सा लेगा।
अगर मुतवफ़ी के बेटे के अलावा दीगर कोई औलाद या खावंद बीवी या दादा दादी मौजूद ना हो तो बेटा कुल जायदाद का वारिस होगा। अगर मुतवफ़ी की बीवी ज़िंदा हो और दीगर कोई वारिस मौजूद ना हो तो बेटा 7/8 हिस्सा लेगा। अगर मुतवफ़ी की एक बेटी मौजूद हो तो बेटा 2/3 हिस्सा लेगा। अगर मुख्तलिफ़ सूरतों में बेटी के हिस्से की तफसील ये है कि अगर मुतवफ़ी की बेटी के साथ बेटा भी मौजूद हो तो बेटी 1/3 हिस्सा लेगी, मगर मुतवफ़ी की बेटी का दीगर कोई बहन भाई माँ दादा वगैरह मौजूद ना हो तो बेटी 1/2 हिस्सा लेगी। अगर मुतवफ़ी की 2 या 2 से ज़्यादा बेटियाँ मौजूद हों तो बेटियाँ 2/3 हिस्सा लेंगी। अगर मुतवफ़ी का कोई बेटा या बेटी मौजूद ना हो तो और सिर्फ पोती मौजूद हो तो पोती 1/2 हिस्सा लेगी। अगर मुतवफ़ी की दीगर कोई औलाद मौजूद ना हो और 1 से ज़्यादा पोतियाँ मौजूद हों तो पोतियाँ 2/3 हिस्सा लेंगी। ये है तमाम तर वरासती तफसील जो जायदाद की तकसीम और हिस्सादारी है। और जो बंदा हयात है उस अपनी हयाती में अगर कोई चीज़ वर्सा में तकसीम करता है उसकी हैसियत, और जब वफ़ात पा जाता है तो उसके बाद तकसीम का तरीक़ाकार तमाम तर रिश्तेदारान पे। इसके अलावा भी अगर आप नाज़रीन को मेरी कोई बात समझ ना आई हो, हिस्से की तकसीम में कोई समझ ना आई हो, तो फिर मेरा नीचे नंबर दिया गया है, आप किसी भी वक्त मुझसे रब्ता करके इस बारे में मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया।